तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक रहेगा बीएसटीसी सेकेंड ईयर जो है उसका हमारा जो टॉपिक है इतिहास का स्वरूप। इस इतिहास के स्वरूप में हम भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, इतिहास के बारे में। तो बच्चों देखिए कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण जो उच्च प्राथमिक स्तर से शुरू होता है और 10वीं तक एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। इस विषय के माध्यम से हम बालक को समाज में रहने योग्य बनाते हैं, उसे ऐसा ज्ञान देने का प्रयास करते हैं जिससे वे आदर्श सामाजिक व्यवस्था का निर्माण में सहायक हो सके। यानी सामाजिक विज्ञान विषय की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि समाज विज्ञान जो विषय की भूमिका कि समाज के विकास, उनके योगदान के लिए बच्चे के अंदर योग्यता का किस प्रकार हम निर्धारण कर सके। तो इस दृष्टि से देखें तो सामाजिक विज्ञान में इतिहास की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतिहास वर्तमान व अतीत को जोड़ने वाला एक सेतु है। इतिहास के माध्यम से हम अतीत की घटनाओं को जानकर उसके गुण दोषों को समझते हैं, ताकि जो कारण समाज के पतन के लिए उत्तरदायी, यानी ऐतिहासिक ऐसी घटनाएं जो समाज के पतन के लिए उत्तरदायी हुई हैं उन्हें समाप्त करने का प्रयास करें, तथा जो कारण समाज के पतन के उत्तरदायी है उन्हें समाप्त करने का प्रयास करें, और जो कारण समाज के उन्नति के पथ पर चले जाने वाले हैं उन्हें अपनाने पर बढ़ावा दें। यानी कहने का मतलब है कि हम सामाजिक इतिहास का अध्ययन आवश्यक रूप से समझने के लिए हम इसका गहराई से अध्ययन करें, यानी जिससे हम क्या अध्ययन करें, क्योंकि जिससे वर्तमान सुधरे और भविष्य हमारा अच्छा हो, सुखदपूर्ण हो, यही इतिहास का उद्देश्य है। लेकिन कुछ घटना के गुण अवगुण किस प्रकार तय किए जा रहे हैं, उसके पीछे इतिहास की विभिन्न भावना चिंतन क्या है, किन किन बातों का अध्ययन करना चाहिए, तथा किसी भी घटना के निरूपण में साक्ष्यों का महत्व होता है, इन सब को समझाने के लिए इस इकाई में हम भारत का इतिहास के स्वरूप, इतिहास के क्षेत्र व इतिहास लेखन में साक्ष्यों के महत्व का अध्ययन करेंगे। अब देखिए इसके कुछ उद्देश्य हैं। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात विद्यार्थी शिक्षक इतिहास के स्वरूप व उसके लेखन के उद्देश्यों के अवगत हो सकेंगे। इतिहास में इतिहासकार, यानी इतिहासकार के व्यक्तित्व एवं उसके विचार व्याख्या के कौन कौन से माध्यम से प्रस्तुत होते हैं, इस बात को समझ सकेंगे। घटनाओं का विश्लेषण कर समस्याओं के समाधान हेतु उचित निर्णय ले सकेंगे। स्थानीय व क्षेत्रीय इतिहास के प्रति जागरूक हो सकेंगे। पुरातत्व स्थलों व प्राचीन साहित्य तथा उनके संरक्षण के महत्व की विवेचना कर सकेंगे। तो बच्चों ये इसके उद्देश्य थे, कुछ 3-4 इन उद्देश्यों का यही उद्देश्य रहा है इतिहास का। और आगे देखिए, आगे हम पढ़ेंगे कि भारत में इतिहास अध्ययन का स्वरूप, यानी इंडियन जो हिस्ट्री, भारतीय इतिहास है, उसका अध्ययन के स्वरूप के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सामाजिक विज्ञान में विभिन्न विषयों जैसे राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इतिहास आदि का अध्ययन किया जाता है, किंतु इतिहास एक व्यापक कलवर समेट हुए है जिसमें मनुष्य द्वारा अतीत में की गई समस्त गतिविधियों या घटनाओं की व्याख्या की जाती है। यदि शाब्दिक दृष्टि से देखें तो इतिहास शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से इति प्लस है प्लस आज से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा हुआ। इसका अंग्रेजी समानार्थी शब्द है हिस्ट्री है, जो कि यूनानी स्टोरे से बना है। यूनान में स्टोरे उस विशेषज्ञ अधिकारी को कहा जाता है जिससे वाद विवाद के निपटारे के लिए प्रार्थना की जाती है। तो बच्चों एक बार दोबारा देखिए, यदि इतिहास के बारे में यह बताया गया कि यदि शाब्दिक दृष्टि से देखें तो इतिहास शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से इति प्लस है प्लस आ से बना है। किससे? इति प्लस है प्लस आ से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निश्चित रूप से ऐसा हुआ। इसका अंग्रेजी समानार्थी शब्द है हिस्ट्री है, जो यूनानी हिस्टोरे से बना है, और यूनान में स्टोरे उस विशेषज्ञ यानी उस अधिकारी को कहा जाता था जिससे वाद विवाद के निपटारे के लिए प्रार्थना की जाती थी। तो समझे ना बच्चे, इस प्रकार ये इंग्लिश में इसको हिस्ट्री कहते हैं, और अगर शाब्दिक अर्थ दृष्टि से देखें तो इसको इति प्लस है प्लस हा से। तो देखिए
किंतु इतिहास मात्र तथ्यों का संकलन या घटनाओं का विवरण नहीं है। यानी इतिहासकार अपनी रुचि व समसामयिक समाज की आवश्यकता के अनुसार तथ्यों की व्याख्या करता है। तथ्यों का प्रस्तुतिकरण जिस रूप में किया जाता है वही इतिहास का स्वरूप निर्धारण करता है। जैसे इतिहास की घटनाओं में साधारण जन, किसान, मजदूर आदि के योगदान को समझना सबलटन स्वरूप है, तो इन घटनाओं के माध्यम से राष्ट्र यानी तथ्यों का प्रस्तुतिकरण जिस रूप में किया जाता है वही इतिहास का स्वरूप निर्धारण करता है। जैसे इतिहास की घटनाओं में साधारण जन, किसान, मजदूर आदि के योगदान को समझना सबलट स्वरूप है, तो इन घटनाओं के माध्यम से राष्ट्रभक्ति का प्रसार करना राष्ट्रवादी स्वरूप है। तो इस प्रकार भारत में विभिन्न युगों में कई विचारधाराएं प्रचलित रही। उस आधार पर भारत में इतिहास अध्ययन के स्वरूप को हम निम्नलिखित प्रकार से समझ सकेंगे। उससे भारत का जो इतिहास का स्वरूप है, देखिए भारत में इतिहास अध्ययन के स्वरूप पूर्व औपनिवेशिक, इसको दो भागों में बांटा है, प्राचीन काल और मध्यकाल। फिर औपनिवेशिक, प्राच्यवादी, साम्राज्यवादी। फिर अन्य अवधारणा है राष्ट्रवादी, मार्क्सवाद और सबअल्टन। तो उससे पहले देखिए ऊपर आपका एक चित्र दिया गया है, उस चित्र में देखिए हेरोडोट्स, क्या नाम है इनका? हेरोडोट्स। यानी सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का प्रयोग इतिहास के जनक हेरोडोट्स ने किया था। ईरान द्वारा यूनान पर होने वाले निरंतर आक्रमणों ने उसे समालोचनात्मक इतिहास लिखने हेतु प्रेरित की। तो देखिए बच्चों, जो हेरोडोट्स है, ईरान द्वारा जो था, पर्शिया देश है जो ईरान द्वारा, उन्होंने यूनान पर लगातार हमले किए, तो इस हेरोडोट्स ने, यानी उसकी आलोचनात्मक इतिहास लिखने की इसको प्रेरणा मिली। तो आप कह सकते हो कि सर्वप्रथम जो हिस्ट्री शब्द का प्रयोग इतिहास के जनक हेरोडोट्स ने ही किया था। अब आगे हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत में इतिहास का स्वरूप। तो भारतीय इतिहास, भारतीय जो सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में एक में से हम जानते हैं। इसमें सिंधु सभ्यता का लिपि का इतिहासकार पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं कर पाए, किंतु वैदिक काल से हमें साहित्य मिलना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन प्राचीन काल में भारतीयों में ऐतिहासिक बोध था या नहीं, इस पर विवाद है। कुछ पाश्चात्य लेखकों के अनुसार प्राचीन भारत के लोगों में ऐतिहासिक बोध नहीं था, क्योंकि उन्होंने घटनाओं को तिथिवार नहीं लिखा जैसे यूनान में लिखा गया था। अल-बुरूनी कहता है कि जब भी भारतीयों से उनका इतिहास पूछा जाता है तो कथाएं सुनाना प्रारंभ कर देते हैं। क्या आप इस विचारों से सहमत हैं? लेकिन इस विचारों से हम पूर्णतः सहमत नहीं है, संभवतः नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि इतिहास में अतीत की घटनाओं का विश्लेषण इतिहासकार की रुचि व समाज की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है, जबकि भारतीय समाज में उस काल में कर्म को प्रधानता दी गई थी वैदिक काल में, और भावी जीवन का लक्ष्य मोक्ष माना गया, क्योंकि उस युग में मानव चरित्र के निर्माण पर बल था। अतः घटनाओं को कथा साहित्य के रूप में लिखा गया। इस संदर्भ में गोविंद चंद्र पांडे ने कहा कि संपूर्ण विश्व में भारत जैसा कोई भी देश नहीं है जिसने इतने बड़ी अतीत को सुरक्षित रखा। अब देखिए, यानी भारत की सामाजिक परंपरा, लक्ष्य, ज्ञान, चरित्र, विकास, इन विभिन्न घटनाओं और साहित्यों के बारे में गोविंद चंद्र पांडे ने कहा कि संपूर्ण विश्व में भारत जैसा कोई भी देश नहीं है जिसने इतने बड़े अतीत को सुरक्षित रखा। तो प्राचीन भारत में इतिहास का किन रूपों में लिखा, उसे हम निम्नलिखित रूप से समझ सकते हैं या देख सकते हैं। निम्नलिखित नंबर 1 है, वैदिक काल में संस्कृत में कई विधाएं प्रचलित थी, जैसे गाथा, गीत, नारसंसी, वीर नायकों की प्रशस्ति, आख्यान, नाटकीय विवरण और पुराण। इनमें ऐतिहासिक सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। रामायण व महाभारत जैसे महाकाव्य से तत्कालीन जन जीवन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। वैदिक काल में सूत व मगध सूचना एकत्रित करने का कार्य करते थे, यानी सूत और मगध। 4वीं सदी ईस्वी पूर्व मौर्य काल जो था, मौर्य काल से यानी 4वीं सदी से 4वीं सदी गुप्त काल के मध्य अर्थशास्त्र यानी चाणक्य द्वारा लिखा गया महाभाष्य यानी पतंजलि जैसे ग्रंथों की रचना हुई थी। कब हुई थी? 14वीं सदी ईस्वी पूर्व से 4वीं सदी हुई, यानी मौर्य काल से गुप्त काल के अंदर। यानी अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने, महाभाष्य पतंजलि जैसे ग्रंथों की रचना हुई।
अब है कि गुप्त काल में पुराणों को लिपिबद्ध कर इतिहास को सुरक्षित रखने का कार्य किया गया। पुराणों में दी गई वंशावलियां राजनीतिक इतिहास के कार्य का राजनीतिक इतिहास के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विभिन्न शासकों जैसे खारवाल कलिंग थे, रुद्रादमन शक, समुद्रगुप्त, हर्ष तथा चालुक्य, राष्ट्रकूट व पाल वंश के शासकों के शिलालेख तिथि युक्त लिखे गए हैं। संगम काल का प्रचुर साहित्य तमिल भाषा में प्राप्त हुआ। 7वीं सदी में सूत मागधों की भूमिका दरबारी कवियों ने ले ली। तत्पश्चात कई ऐतिहासिक जीवनियां लिखी, जैसे बाणभट्ट का हरिश्चरित्र है, विलन का कर्मांक देवचरित है, जयानक का पृथ्वीराज है, पृथ्वीराज विजय, कलन की राजतरंगिणी आदि, यानी ऐसी कई जो जीवनियां लिखी गई। जैन पटावलियों में तिथि युक्त इतिहास है। जैन व बौद्ध धार्मिक साहित्य ने भी इन धर्मों के इतिहास सुरक्षित हैं। तो इस प्रकार ये ऐतिहासिक परंपराएं जो ऐतिहासिक के बारे में बताया गया। अब देखिए चाणक्य का चित्र दिया गया, इसके नीचे देखिए कलन की राजतरंगिणी जो 1149-50 ईस्वी को लिखी गई थी, पाश्चात्य मानदंडों में भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। यानी कलन की जो राजतरंगिणी है वो भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। इसके लेखन से पूर्व कलन ने 11 लेखों की ऐतिहासिक रचनाओं का अध्ययन किया। इसमें वर्णन है कि श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की और 7वीं सदी से आगे का कश्मीर का विश्वसनीय विस्तार, इसमें इतिहास के बारे में भी बताया गया है। यदि उपयुक्त ऐतिहासिक तथ्यों पर विचार कर पाते तो कि प्राचीन काल में भारतीयों में ऐतिहासिक बोध का अभाव नहीं था। यह जरूर है कि आवश्यकता न होने के कारण समालोचनात्मक इतिहास जैसा कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया, किंतु ये ग्रंथ व्यक्ति के आध्यात्मिक व नैतिक विकास की दृष्टि से लिखे गए हैं। इनमें धर्म, आचार विचार, रहन सहन, आर्थिक इतिहास की प्राप्त जानकारी प्राप्त होती है। समग्र रूप से देखने पर हम पाते हैं कि इन युगों में ऐतिहासिक अध्ययन तो हुए, किंतु वे कथाओं के रूप में या साहित्य के अंग के रूप में परिचित हो गए, स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित नहीं हो सके। अब पढ़ेंगे मध्यकाल में इतिहास अध्ययन का स्वरूप। अब देखिए कि मध्यकाल में भारत के बड़े भूभाग पर मध्य एशिया से आए तुर्कों व मुगलों ने अधिकार कर लिया। वहीं कई क्षेत्र पर प्राचीन व स्थानीय राजवंश अपना प्रभाव जमाए हुए थे। तो एक और जहां ये शासक वर्ग अपने संरक्षण में इतिहास लेखन करवा रहे थे, वहीं बाटी, पंडों, बड़ुओं द्वारा वंशावली लेखन के रूप में साधारण जन के इतिहास को संरक्षित किया गया। तो इस काल में इतिहास अध्ययन को 3 भागों में विभाजित किया गया। कौन से काल में? मध्यकाल में इतिहास का जो अध्ययन हुआ था उसको 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहला था सल्तनत कालीन, दूसरा रहा मुगल कालीन और तीसरा रहा स्थानीय। 3 कालों के अंदर इसको विभाजित किया गया इतिहास को। अब देखिए सल्तनत काल के प्रमुख ऐतिहासिक जो ग्रंथ हैं सल्तनत काल के बताए गए हैं। मिनहाज उस सिराज यानी तबका ए नासिरी, सामुद्दीन सिराज अफीम, तारिक ए फिरोज शाही लिखा इसने। फिर है याम्या अहमद बिन सरहिंदी, तारिक ए मुबारकी। जियाउद्दीन बर्नी ने तारिक ए फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी ने फिर फतवा ए जहांगीरी। तो ये सल्तनत काल के प्रमुख ग्रंथ बताए गए हैं। कितने ग्रंथ कौन से प्रमुख हैं? 5 ग्रंथ हैं। मिनहाज उस सिराज यानी तबकात ए नासरी लिखा इसने। शमसुद्दीन सिराज अफीक इसने लिखा तारिफ ए फिरोज शाही। और यहा आफद बिन सरीजी इसने भी तारिफ ए मुबारक लिखा। जियाउद्दीन बर्नी ने 2 ग्रंथ लिखे, एक तो तारिक ए फिरोज शाही, दूसरा फतवा ए जहांगीरी। यानी ये ग्रंथ सल्तनत काल के मुख्य ग्रंथों के अंदर के माने जाते हैं। अब देखिए सल्तनत काल की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के राज्यारोहण के साथ मानी जाती है। ये तुर्की शासक थे जो मध्य एशिया से आए थे, जहां पर इतिहास लेखन एक स्वतंत्र विद्या के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका था। अतः उसी परंपरा के कारण भारत में भी स्वतंत्र रूप से इतिहास पंथ लिखे गए, इतिहास ग्रंथ लिखे गए। ये अधिकांश ग्रंथ दरबारी लेखकों ने शासकों के आदेश से अथवा उनका संरक्षण पाने की आशा से लिखे। इनमें मुस्लिम खलीफाओं से लेकर तत्कालीन मुस्लिम शासकों की उपलब्धि का वर्णन किया गया है।
इनमें गरीब व निम्न जातियों पर प्रकाश नहीं डाला गया है। वहां बहुसंख्यक हिंदू समुदाय को काफी मानकर उपेक्षा कर दी गई थी। अतः ये ऐतिहासिक ग्रंथ धर्मों से प्रभावित व एकांकी नजर आते हैं, जिनका उद्देश्य मात्र शासकों की प्रशंसा व धर्म नियमों का प्रचार प्रसार ही दिखाई देता था। यानी ग्रंथ उस समय जो लिखे गए थे सल्तनत काल में, तो सल्तनत काल के जो ग्रंथ थे, इन ग्रंथों में वो शासकों की अनुमति, उसी के दिशा निर्देश में काम करते थे। यानी एक मेन मत था कि जो शासक थे उनकी प्रशंसा करना, और उसी प्रशंसा और उसकी कृपा पात्र से ये ग्रंथ लिखने वाले बने रहते थे। तो सल्तनत काल के बारे में पढ़ रहे थे। अब देखिए मुगल काल में फारसी परंपरा के प्रभाव से कई ग्रंथ नामा के रूप में लिखे गए, जैसे बाबर का तुजुक ए बाबरी, अब्दुल रहीम खान ए खाना ने बाबरनामा नाम से फारसी में अनुवाद किया। गुलबदन बेगम का हुमायूं नामा, अबुल फजल का अकबरनामा, जहांगीर नामा, तो इस प्रकार के ग्रंथ लिखे गए। और हालांकि ये समस्त घोषित इतिहास नहीं है, यानी शेष समरण से घोषित इतिहास नहीं है, फिर भी इनका अपना क्षेत्र में ऐतिहासिक कुछ महत्व है। शुद्ध इतिहास की दृष्टि से सर्वप्रथम अकबर ने अपने साम्राज्य का इतिहास लिखने के लिए लेखकों को अनुबंधित किया, वह उन्हें अभिलेखागार से सामग्री प्राप्त करने की अनुमति भी दी। इससे मुगल काल के इतिहास जहां कुछ हद तक धर्म के प्रभाव से मुक्त हुआ, वहीं इसमें मानवतावादी पक्ष को महत्व मिला। शोध पद्धति का विकास हुआ, किंतु शासक प्रशंसा के दोष से भी नहीं बच पाए। यानी शोध अकबर के समय के अंदर जो धार्मिक भेदभाव कुछ हद तक समाप्त हुआ, शोध बड़े स्तर पर हुए, इतिहास लेखन लिखा गया, लेकिन फिर भी लेखन कार्य में शासकों की प्रशंसा अवश्य हो गई थी और प्रशंसा जरूर की जाती थी। तो सल्तनत व मुगल काल के अलावा राजपूत राज्यों में चारणों ने राजस्व व ख्यात परंपरा के रूप में इतिहास लेखन का कार्य किया। वहीं भाटों व पंडों द्वारा पुराणों की परंपराओं में बहिवंशों व पोथियों में वंशावली को लिखा गया। संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास पर नजर डालें तो हम पाते हैं कि इस दौर में दरबारी इतिहासकारों ने अपने लेखन में अपने शासकों की कमियों को नकारते हुए इसकी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की। वहीं बहिवंशों व पोथियों में एक व्यापक इतिहास का संकलन भी हुआ। तो इसमें कुछ प्रश्न है, उन पे आपको विचार करना है। जैसे यूनानी में भारतीय इतिहास लेखन में अंतर के बारे में आप ज्ञान प्राप्त करो, अच्छे क्वेश्चन है ये। प्राचीन काल में भारतीयों में इतिहास बोध का अभाव था, पाश्चात्य विद्वानों में इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं, तो आपको ये पढ़ने के बाद ही पता चल पाएगा बच्चों। सल्तनत काल के इतिहास लेखन की तुलना के मुगल काल में इतिहास लेखन में क्या बदलाव हुए, उन्हें आप सूचीबद्ध कीजिए, बच्चों को कहिए, खुद करवाइए काम। वैदिक कालीन सूत व मागध का कार्य मध्यकाल में किन किन वर्गों द्वारा किया जाने लगा, तो इसके बारे में भी अध्ययन कीजिए। अब देखिए औपनिवेशिक इतिहास में इतिहास अध्ययन का स्वरूप। तो बच्चों देखिए, अब औपनिवेशिक इतिहास में हम पढ़ेंगे इतिहास का स्वरूप। भारत में अंग्रेजों का आगमन कब हुआ? 17वीं सदी का आरंभ हुआ। उनके भारत आगमन का देखो उद्देश्य जो पहले था व्यापार करना था, किंतु यहाँ के शासकों की फूट देखकर, वहां के भारतीय जो शासक थे उनकी फूट को देखकर उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागृत हो गई, क्योंकि राजा सारे जितने भी शासक थे आपस में लड़ झगड़ रहे थे, तो उसका इन्होंने फायदा उठाया राजनीतिक, और उनको जो लड़ रहे थे उनको और लड़ाने का प्रयास किया और सत्ता प्राप्त करने के लिए वो जागृत हो गए। अब देखिए 1757 ईस्वी में के पलासी के युद्ध के बाद, यानी आपको पता अंग्रेजों और पलासी के अंदर जो टीपू सुल्तान था, मैसूर का शासक, हैदराबाद का जो शासक था, उनके मध्य युद्ध हुआ था 1757 में पलासी का युद्ध। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की शासन सत्ता को हाथ में लेना प्रारंभ कर दिया। लेकिन कंपनी को भारत में शासन चलाने के लिए भारत में प्रचलित कानूनों, यहाँ के निवासियों के विचारों व परंपराओं को समझने की आवश्यकता महसूस हुई, अतः इतिहास लेखन का कार्य प्रारंभ करवाया। वहीं कुछ अधिकारियों ने अपनी सहज रुचि के कारण भी इतिहास का अध्ययन व लेखन प्रारंभ किया। और इस काल में इतिहास लेखन व अध्ययन के क्षेत्र में दो प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित रही।